Good morning students, welcome to civics class of class 7th, lesson number 1 on equality, जिसका पार्ट 4 हम आज पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स इंडियन इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जिसमें हमने पढ़ा था मिड डे मील के लिए कि पहले जो स्कूल्स थे उसमें जो काफ़ी गरीब बच्चे आते थे, तो जिस तरह अब अपना लंच टाइम होता है अपने स्कूल में लंच करते हैं, तो पहले बच्चों को खाना खाने के लिए लंच के लिए घर भेज देते थे, जिससे कि बच्चे जो थे वापस नहीं आते थे, घर बैठ जाते थे, उनसे उसके कारण उनकी जो क्लास थी वो रेगुलर नहीं चल पाती थी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल चलाया मिड डे मील, जिससे कि बच्चे घर नहीं जाएंगे, स्कूल में ही उनके लिए खाना बनेगा गरीब बच्चों के लिए। तो उससे ये भी पता लगता है कि उससे बच्चों की जो क्लास है वो रेगुलर चल पाई, ठीक है। रोजाना बच्चों को घर नहीं जाना पड़ा, तो बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे थे उससे, ठीक है। और जिसके कारण जो स्कूल में खाना बन रहा था वो भी जो दलित महिलाएं थी वही बनाती थी, उनको भी रोजगार मिल रहा था, तो उनको भी इक्वल आने का मौका मिला। तो स्टूडेंट्स ये तब भी संभव है कि जब इंडिया में जब तक लोग अपनी सोच है उसको नहीं बदलेंगे कि लोगों में इक्वलिटी है, सबको इक्वल रखा जाए, तो तब तक ये जो लोगों का एटीट्यूड है ये सही नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 4। आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। तो देखिए, अभी तक तो हमने जो देखा वहां पर हमने इंडिया की बात की, यानी इंडिया में जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में बात की। अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अलावा दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर इनइक्वालिटीज की क्या समस्या है, वहां पर किस तरीके से इनइक्वालिटी होती है। आप ये सोच ही रहे होंगे कि क्या इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहां पर इनइक्वालिटी मौजूद है और जहां पर स्ट्रगल चल रहा है इक्वालिटी लाने के लिए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए। तो सच ये है कि इंडिया के अलावा दूसरे भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जहां पर लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, और वहां पर इक्वालिटी का जो इशू है वो अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कम्युनिटीज स्ट्रगल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर हम बात करें, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिनके पूर्वज वहां पर पहले स्लेव हुआ करते थे, वहां पर गुलाम हुआ करते थे, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उनको आज भी वो अपने लाइफ को अनइक्वल बताते हैं कि अभी भी उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर उनका लाइफ इक्वल नहीं है। और इसके बावजूद कि 1950s के आसपास अमेरिका में काफी इक्वल राइट के लिए मूवमेंट चला था, अफ्रीकन अमेरिकन के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए मूवमेंट चला था। और इसके पहले, यानी ये जो हमारा मूवमेंट हुआ था 1950 में, इसके पहले जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको काफी ज्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट के साथ काफी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, और वहां पर कानून में भी ये चीज लिखा हुआ था कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। और देखिए, वहां पर फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बस से जा रहा है तो उसको या तो बस में पीछे वाले सीट पर बैठना होता था, या फिर कोई भी वाइट व्यक्ति अगर आ जाता है वो सीट पर बैठना चाहता है तो उस ब्लैक व्यक्ति को अपने सीट को छोड़ना होता था और दूसरे सीट पर बैठना होता था या फिर खड़े होना होता था। और इसमें एक इवेंट आया, रोजा पार्क नाम की एक महिला थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी। वो अपने काम से वापस आ रही थी और उससे एक व्यक्ति, व्हाइट मैन ने 1 दिसंबर 1955 को कहा कि तुम अपनी सीट छोड़ो, और उस महिला ने सीट छोड़ने से मना कर दिया। और उसके रिफ्यूजल की वजह से आगे चलकर बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और इस मूवमेंट में जो अफ्रीकन अमेरिकन से उन्होंने एक तरीके से मूवमेंट चलाया कि उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। और ये जो मूवमेंट था ये अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और जो सिविल राइट एक्ट 1964 पास हुआ इस मूवमेंट के पास, और जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया या फिर कानून बनाया गया कि अब किसी भी व्यक्ति के साथ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनल ओरिजिन के आधार पर, किसी भी आधार पर अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ये भी कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं अमेरिका में वो सभी स्कूल अब अफ्रीकन अमेरिकन के लिए खोले जाएंगे, और वहां पर किसी भी तरीके का सेपरेट स्कूल सेटअप नहीं किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो आज भी जो मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो अमेरिका में गरीब में से आते हैं, यानी सबसे ज्यादा गरीब अफ्रीकन अमेरिकन ही हैं। और जो ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रेन हैं वो गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करना ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो अच्छे स्कूल या फिर महंगे स्कूल में नहीं जा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर काफी कम फैसिलिटीज हैं, या फिर जो टीचर की क्वालिफिकेशन है वो काफी कम है, जहां कंपैरिजन में जहां पर वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी जहां पर वाइट स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि या तो
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर ऐसे एरियाज में पढ़ते हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइवेट स्कूल जैसी अच्छी है। तो इस तरीके से जो अमेरिका है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा अनइक्वालिटी की समस्या है और दुनिया के दूसरे देशों में भी इस चीज़ की समस्या है। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए किसी भी कंट्री को हम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि जो कम्युनिटीज़ है और इंडिविजुअल्स हैं जो हमेशा अपने जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा इक्वालिटी की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा नए इश्यूज़ को उठा रहे हैं। और इन सभी इश्यूज में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि देखिए जो लोग हैं वो आज भी सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और इस बुक में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इक्वालिटी है वो हमारे डेली लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट को प्रभावित करती है। और आगे जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसके बाद सोचिए कि क्या सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर जो लोग हैं वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने पा रहे हैं। तो इस चीज के बारे में आगे आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। मिलते हैं आपसे हम किसी और वीडियो में किसी और